हेलो गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें से एडिटोरियल जो संपादकीय जो टॉपिक है इस पर हम बात करेंगे। इसको आज एनालिसिस करते हैं। इसके लिए आप लोग को भी इसको एनालिसिस करना चाहिए कि आपको अपनी आपको समझ डेवलपमेंट होगी। नई तरह की राजनीति की प्रतीक्षा में देश, अब देश की ओर बात करेंगे। नए राजनीतिक जो इसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, कौन अब अगला नेता बनेगा, कौन से किस तरह से होगा, इसके लिए आप बात करते हैं। पहला इसका लेखक है डॉक्टर ए के वर्मा और इनका विचार है कि जब लोकतंत्र सत्ता मूलक माने कि जो सत्ता में है अभी और चुनाव के केंद्रित जो चुनाव नजदीक आ जाती है, फिर नेताओं का ध्यान शासन में कैसे लगेगा। ये डॉक्टर एस.के. वर्मा जी बताते हैं कि अगर किसी भी सत्ता पार्टी हो, सत्तारूढ़ी हो, जिसकी हुकूमत चलती है देश में, अगर उसमें किसी भी राज्य में चुनाव आ जाती है तो वहाँ के जो शासन है उस शासन को पर कम ध्यान देकर के वहाँ का जो नेताओं लोग जो है वह अपने चुनाव जीतने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, शासन में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये इनका कहना है। अब देखिए, आप जानते हैं कि अभी कई राज्य में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिसंबर में गुजरात और हिमाचल में विधानसभा का चुनाव है। अभी जानते दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव बहुत ही तगड़ा होने वाला है, जो कि इसमें कि आपको इस प्रकार के भारतीय राजनीतिक चुनाव को की गई, जो कि यह क्या चुनाव भी अवशिष्ट है, क्या नेताओं, दलों और जनता के पास कोई काम नहीं है। आप जानते हैं कि चुनाव में सिर्फ नेताओं, दलों और जनता के पास बहुत सारे काम भी होते रहते हैं, लेकिन क्या दल का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना मात्र है? नहीं। आपको इसमें देखना है कि शासन को भी उसको कंट्रोल करके चलना है और सत्ता को भी हाथ अपने पक्ष में लाना है। ये हुकूमत का कर्तव्य होता है। लेकिन अब विपक्षी पार्टी भी होती है कि किसी भी वह अपनी कसर को नहीं छोड़ेगी, वह भी सत्ता में आना चाहती है। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसमें यह भी बताया जाता है कि इसमें विवेका में नानी पाटलीवाला के अनुसार चुनाव लोकतंत्र को धड़कन है, यानी कि जैसे में दिल का अगर धड़कन रुक जाए तो वह व्यक्ति डेथ हो जाता है। उसी हिसाब से अगर हमारा लोकतंत्र का जो है ना, लोकतंत्र देश की धड़कन है। अगर लोकतंत्र है तभी हमारा देश बचा हुआ है, जो लोगों का बात चलता है। यदि इस बात को अगर मैं जल्दी जल्दी होते तो बहुत देर तक होते, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें यह भी बताया गया है कि यह हमारे लोकतंत्र को हर समय चुनाव होना खतरे की घंटी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि अगर हमेशा चुनाव होना ये लोकतंत्र के खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन यह टाइम टेबल पर होती है। अगर हमारे भारत में पूरे एक ही बार में चुनाव हो जाएगा 28 स्टेट में और जो 8 यूनिटरी में, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा बहुत सारे खर्च भी कम पड़ जाएगा, उससे क्या होगा, हमारा राष्ट्र में हम उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ऐसा बात नहीं, हमारे संविधान में ही लिखा गया है कि टाइम टू टाइम जो होता है, जो राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, जो अलग अलग होता है, जो 5 साल जिसको पूरने वाला है उन्हीं उस राज्य में चुनाव होती है विधानसभा का। चलिए, अगर इसमें एक और भी बात है कि ये हमेशा चुनाव में व्यस्त रहते, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग इसीलिए ही बनाया गया है कि वो अपने सभी केंद्रित को ध्यान में रखते हुए हर काम करेगी और इस बारे में यह विचारधारा और मुद्दों के बजाय धन बल, बाहुबल, जातिवाद और सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं। लेकिन हम कुछ ये भी बात है इसमें कि मतदाताओं को ऐसे प्रलोभन देते हैं कि चुनाव को इस स्वतंत्रता, शुचिता और इस स्पर्धा में समान को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह उल्लंघन करते हैं। लेकिन इसीलिए चुनाव आयोग है, इस पर बहुत सख्ती बरतते रहती है। यह समस्या पुरानी है, लेकिन इसको ध्यान में रखना चाहिए चुनाव आयोग के। आपको ये भी एक बता दूं कि 2006 में जब तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो इसमें उसको दमन एक अपने घोषणा पत्र में रंगीन टीवी देने का वादा किया था। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट है वह अपना अगर घोषणा पत्र में रंगीन टीवी देने की बात कहे तो ये तो दयनीय है, ये सही नहीं है। सरकार के बनने के बाद ये दमक ने इस वादों को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने
750 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यानी कि देखो, सरकारी जो जीत जाने के बाद जो भी वादा करते हैं वो सरकार के ही खजाना को उससे देते हैं, जिसमें 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जबकि इसमें 2011 में के बाद चुनाव में दमक ने ऐसे वादों को पुनः दोहराया, जबकि जवाब में प्रतिपद्धति अनादुमुक ने उसे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए घोषणा में सभी मतदाताओं को मिक्सचर ग्राइंडर, बिजली के पंखे, लैपटॉप, 4 ग्राम सोने का वस्तु, विवाह हेतु बहु पक्ष को 50,000 रुपए, 20 किलो चावल, गाय और भेड़ देने का वादा किया। देखिए, पहले बात टीवी देने के लिए बात किया था, जो कि 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए सरकारी खजानों से। अब जब दूसरी बार चुनाव हुआ 2011 में, तो और कुछ हुआ। उससे भी जो विपक्ष पार्टी था उसने भी बहुत चढ़ बढ़ के घोषणा कर दिया। इसमें भी बहुत देखने वाली बात है कि भी उसमें बहुत अच्छे से मिक्सर मशीन, बिजली के पंखे, लैपटॉप, 4 ग्राम सोने की वस्तु, विवाह हेतु बहुपक्ष में 50,000, 20 किलो चावल, गाय और भैंस ये देने की वादा। कहाँ से वो देंगे? वो देश से ही तो देंगे। कहाँ देश में उपज कहाँ से देंगे? ये सभी बहुत दयनीय है। अगर मैं बात करूँ, इसमें एक चीज और भी बात है, इसमें पॉइंट है कि इसे भी बाद में इस फैसले के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अब देखिए, इस फैसला जो है, अगर पहले बात बोले कि टीवी के लिए तो वो एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन अब दूसरी बार इलेक्शन हो रहा है 2011 में, ये बड़ी बड़ी जो घोषणा पत्र में वो फिल किया गया है, इसमें उच्च न्यायालय में इसको चुनौती मिल गई। अब ये सेना सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले के 5 जुलाई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आदर्श आचार संहिता के ऐसा प्रावधान करे जिसे राजनीतिक दल के अंतर्गत लोक भावना घोषणा न करे। यानी कि उच्च न्यायालय ने वहां के एक चुनाव आयोग के आदेश दिया गया कि ऐसा एक उसमें कड़ी जोड़ना चाहिए कि जो भी हमारे कैंडिडेट हैं वह लोगों को लोक लुभाव घोषणा न करे, उसमें वंचित कर दिया जाए, ताकि इससे ये होगा कि हमारा न्यायालय ने कानून बनाकर राजनीतिक दलों पर नियंत्रण का भी सुझाव दिया। बिल्कुल सही है। आयोग ने यह भी कहा कि सभी के यह परामर्श लेने के बाद 2013, 14, 15 से और 19 में कुछ कदम उठाए, जो कि यह कुछ दिनों के बाद आयोग ने यह भी कहा कि नहीं, इस संबंध में हमें नए प्रस्ताव पर सभी दलों ने 19 अक्टूबर तक राय मांगी थी। अब जब सरकार बन गई कि ये बिना जो इस पर कानून बनेगा, ये कानून तो बनना चाहिए, कोई किसी भी दल हो अब अपना ये लोगों को लुभाने के लिए इस तरह का अपना अध्यादेश जारी में या नहीं वो लिख सकते हैं। अब चलिए आप बात करें आम आदमी पार्टी की। अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने तमिलनाडु मॉडल अपना लिया था। यानी कि आप जानते हैं कि पहले ये तमिलनाडु में चला था और अभी है तो दिल्ली में तो चल ही रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मॉडल को अपना लिया था। बिजली पानी सब फ्री कर दिया था। चलो, तो मैं बात करूं इसमें की योजना को दम पर हम पहले दिल्ली और फिर पंजाब की अपनी सरकार बनाई। अब इसमें इस कोटेशन में ये कहा गया है कि पहले तो ये पंजाब में हुआ, तमिलनाडु में चला था, फिर तमिलनाडु से आम आदमी पार्टी ने इस मॉडल को अपनाया और दिल्ली में लागू कर दिया। फिर अपने दिल्ली में लागू करने के बाद फिर अपने पंजाब में भी लागू कर दिया। इस हिसाब से यह बताया जाता है कि देखिए ये कैसे जनता को लुभाया जाता है। ये इसके वर्मा सर बताते हैं। दूसरी तरफ बात है इसमें कि अगर मुक्त खोरी की राजनीति की तरह घातक है तो पैसे जैसे परीक्षा में नकल करके पास होना या नकल के अंत तक छात्र के नुकसान होना, मुक्त खोरी की राजनीति से जनता, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दलों का भी नुकसान होता है।
सत्ता लोभ में अगर हम बात करें तो ऐसे में संसाधन कहाँ से आएंगे और जनता उसका बोझ सह पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे नेता और दल जनता को मुफ्तखोरी की लत लगाएंगे वैसे वैसे मुफ्तखोरी की उसकी भूख बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस बात को मेहनत, फिर कोई मेहनत क्यों करेगा? अगर उसको मुफ्त में मिलता है तो वो मेहनत क्यों करेगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी बहुत ही स्वाभिमानी से उसे मुफ्तखोरी का आदत मत बनाइए। यानी कि आम आदमी पार्टी को यह बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को मुफ्तखोरी और उसकी आदत मत बनाइए, क्योंकि पार्टी शासन करे, बिल्कुल से पार्टी तो शासन करेगी लेकिन विकास करे और लोक कल्याण करे और गरीबों के लिए हमेशा काम करे। और यह दायित्व बनता है सभी ही पार्टी वर्ग को, और जनता का आत्मसम्मान और आधार पर ही उसे समाप्त न करे। ताकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा आज राजनीतिक दलों के पास एजेंडा का अकाल है। कोई भी किसी भी पार्टी हो हमारे भारत में, उसको एजेंडा कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो मिल रहा है सभी बिजली पानी सभी और चीज फ्री 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 देते जा रहा है। लेकिन फ्री कहाँ से आएगा, ये बात को ध्यान में देना चाहिए। सभी को फ्री नहीं दिया जा सकता। फ्री का लत बहुत ही खराब होता है, उसको मेहनत का लत लगना चाहिए। इसके वर्मा जी बताते हैं। और एक बात भी आप जान लीजिए कि जब तक कि हमें पास विकास की किसी भी वैकल्पिक योजना जब तक नहीं होगा, उसके पास कितने भी योग लोग हो, अधिकांश दल हो, अपराधी किस्म के लोग हो और उसे केवल अपना हित चाहते हैं, तो उसे अपने कार्य को ज्ञान नहीं, उसे कोई संधि और कोई रुचि विभागीय फैसले दूरगामी परिमाणों का आकलन करने में भी समर्थ नहीं होंगे। यानी कि अगर इसमें यह भी बताया गया है कि आपके पास जो भी लोग हैं, अगर किसी भी योजना को अगर डेवलपमेंट अगर समाज में लागू करने के लिए अगर उतना योजना अगर मजबूती से आप लागू नहीं कर पाते हैं, सभी को फ्री फ्री बांट देते हैं, तो आपको इस रुचि को किस हिसाब से दूर दराज फैसले ले सकते हैं आप अपने राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए? ये नहीं ले पाएंगे आप अपने, क्योंकि इस बात को इसमें दर्शाया गया है कि हमें एक ठोस योजना पर इस तरह का योजना होना चाहिए कि हमारा समाज विकसित हो, हमारा राष्ट्र विकसित हो। इस पर योजना का पहल करना चाहिए। आगे इसमें और बताते हैं कि नहीं, ये हमें इस बात को यह भी ध्यान में करना चाहिए कि नौकरशाह भी जानते हैं कि हमें वर्तमान राजनीतिक संस्कृति में उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या नेताओं को पास भी है? 21वीं सदी में अभी मैं चल रहा हूँ, हमारे जो भी 21वीं सदी के नेता है और युवा है, इस बात को ध्यान में करना चाहिए कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के चलते चलते उनकी कैसी गंभीरता हो गई और विशेषता इस बात की जरूरत है कि कोई भी राजनीतिक दल साफ सुथरे, शिक्षित और देश के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। इस बात को युवाओं को समझना चाहिए कि हमारे 21वीं सदी में युवाओं ही देश के आगे भविष्य बचा सकते हैं। और यहाँ देश के राजनीतिक छात्र संघों का प्रयोग पूर्णतः असफल रहा है। इस बात का इक्का दुक्का युवा नेता भले ही निकला हो, पर सामान्य इसे गुंडे बदमाश ने ही हाईजैक कर लिया है, जिन्होंने दलों को अपना लिया। देश में योग युवाओं का भी अक्षय भंडार है। ये बात ये इसके वर्मा जी बताते हैं कि हमारे देश में भी युवा जो है, जो अगर कॉलेज स्कूल छात्र संघ में भी चुनाव होता है, वहाँ भी ये क्या होता है, उसमें कुछ बहुत सारे युवा हमारे असफल हो जाते हैं, जो कि गुंडागर्दी होता है। जो हमारे समाज में, राज्य में जो गुंडागर्दी करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी संगठन में जुड़ जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ जाते हैं, वहां से जीत जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि हमारे जो अच्छे युवा है, जो साक्षर है, वह राष्ट्र को बदल सकता है। उनके पास योजना ही अलग है डेवलपमेंट के, वो सभी छट जाते हैं। जो बदमाश गुंडे जो होते हैं वो जाकर के राजनीतिक में आ जाते हैं। तो हमारा ये देश का दुर्व्यवहार है, क्योंकि राष्ट्र को यह आगे की ओर ले जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पास किसी भी तरह का कोई योजना या ठोस सबूत ही नहीं रहता है।
इसमें युवा को आगे आने की जरूरत है। इस पार्टी में यह भी बताया गया कि किसी भी पार्टी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आगामी 50 वर्ष स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व स्वरूप कैसा होगा। हाँ, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन हो, इस बात को उसको ये ध्यान में नहीं करना चाहिए कि मैं 50 साल इस संगठन देश पर राज करूंगा या हमारा राजनीतिक स्थिति इसी तरह से नेतृत्व रहेगा। ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी को। आजादी के अमृत काल में हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस लोकतांत्रिक इस स्वतंत्रता का हमें आनंद उठा रहे हैं, उसके लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और देशवासियों को अपना सुसर्जन न्यौछावर किया था और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं, आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल राजनीतिक को स्वच्छ बनाए। यानी कि आरोप पर प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकलने के बाद हमें एक स्वच्छ राजनीतिक बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा राजनीतिक का महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक हमारे समाज में संघर्ष के समाधान की एक क्या है, उसको पूंजी बोलते हैं, जिसे हम सामाजिक विकास का समाधान है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा है कि जनता ईमानदारी से और बिना भेदभाव से जनहित के लिए गए कठोर निर्णय को भी पसंद करती है। इस बात को ध्यान में करना चाहिए ताकि इससे हमें एक सपोर्ट मिलती है कि हमें जितना भी लोकतंत्र में किसी भी सिद्धांत के रैपर में लपेट कर जनता को पेश कर दे रहे हैं, ताकि इसे बदलना ही होगा। दूसरी ओर बात करेंगे कि इसमें इस बदलाव को हमें नए राजनीतिक और नए राजनीतिज्ञों का भी सृजन करना होगा। ये लेखक है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निर्देशक, राजनीति विशेषज्ञ हैं। अब देखिए, मैं ये बात करूं कि ये राजनीतिक तो इनका टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये बात आपको ध्यान में करना है कि डॉक्टर एस.के. वर्मा ये कहना क्या चाहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो राजनीतिक जो मॉडल है, जो लोकतांत्रिक है, जो शासन और संविधान से चलती है हमारा देश, इसमें जो लोकतंत्र है, इसमें किसी भी नेता को ये किसी भी तरह का वाकन जनता को लोभ नहीं देना चाहिए और उन्हें एक ठोस सबूत बनाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, ताकि हमें डेवलपमेंट विकास हो, राज्य विकास हो, राष्ट्र विकास हो, इस पर ध्यान देनी चाहिए। और किसी भी तरह का बयानबाजी से बचना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप एक राजनीतिक दूसरे राजनीतिक को नहीं लगाना चाहिए। अब ये दोनों तो देश के ही भलाई के लिए पार्टी बना है, इनको दोनों प्रत्यारोप और आरोप को दोनों से बचना चाहिए और राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए। अगर दूसरी ओर मैं बात करूं, इसमें ये भी बताया गया है कि बीच में हमें मुफ्त में जल्दी कोई भी चीज नहीं देना चाहिए। हाँ, मुफ्त में ही दीजिए, लेकिन एक लिमिट से दीजिए कि हमारा देश की जो खजाना है, हर राज्य की खजाना को है, वो एक तरह से वो बरकरार रखे। खजाना ऐसा खत्म ही कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। इस बात को ध्यान में करना चाहिए। ये डॉक्टर एम.के. वर्मा जी बताते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें राष्ट्र को अच्छे से अच्छे बनाना है, जो हमें नेता भी चाहिए, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए और एक वो राष्ट्र के बारे में उनको पास जानकारी होनी चाहिए, वो हमें नेता चाहिए। न कि ऐसा नेता जो गुंडे बदमाश वो अपने हाइजेक कर लेता है राजनीतिक, ये गलत है। और किसी भी पार्टी को वो लंबे समय तक के 50 वर्ष तक के ये सपना नहीं देखना चाहिए कि हम ही राज करेंगे इस देश पर। ऐसा नहीं होता है। ये लोकतंत्र है, ये हमेशा बदलते रहना ही चाहिए। जब तक ये बदलते रहेगा तब तक ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। वो किसी भी राष्ट्र हो, राजनीतिक पर हमेशा ही बदलता होना चाहिए। थैंक यू।